तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले रेंज ऑफ लेंथ, मेजर ऑफ मास और रेंज ऑफ मास, इस सारी चीज़ों को बात करेंगे जो आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मिस नहीं करना चाहिए वो मैं इसमें बताऊंगा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल नहीं 1 AMU में एटॉमिक मास यूनिट में 1/12 ही क्यों यूज़ किया जाता है। ये जो 1/12 है इसका फंडा क्या है मैं इसमें क्लियर कर लूँगा। तो उसके पहले रेंज ऑफ लेंथ से शुरू करते हैं। तो देखो जो रेंज ऑफ लेंथ होता है, अभी हमने एक एटम के साइज़ को भी निकाला, उसके साइज़ में क्या था, थिकनेस आया था, डन, बहुत ही छोटा सा थिकनेस आया होगा। फिर हमने देखा पैरेलक्स मेथड से हमने दूर के स्टार्स के भी डिस्टेंस को निकाला। तो यहाँ पे रेंज ऑफ लेंथ बस कंपेयर करवा रहा है कि फिजिक्स में हम कितने छोटे लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, कितने ज़्यादा लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ फर्मी। फर्मी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है ना, खास करके एक एटम जो होता है ना, एटम का जो थिकनेस होता है या फिर जो डायमीटर होता है ना, एटम का जो थिकनेस या फिर डायमीटर होता है उसको निकालने का काम में आता है। तो ये फर्मी क्या होता है, एक एटम का डायमीटर या फिर आप उसको थिकनेस भी बोलो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में थिकनेस निकाला था, ठीक है। तो ये जो फर्मी होता है एक एटम का डायमीटर नहीं तो थिकनेस को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि तब आप बोलोगे कि भाई 1 मीटर स्केल को आप मतलब एक बड़ा सा नंबर, कितना बड़ा नंबर आपको तो याद ही है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, उतने पार्ट में काटोगे तो बनेगा एक छोटा सा यूनिट। उससे बढ़िया आप सीधे ही बोल दो कि फर्मी है, वो बहुत ही छोटा सा फर्मी है। उसी तरह एंगस्ट्रॉम भी सेम, इसको भी हम एटॉमिक लेवल में यूज़ करते हैं, एटॉमिक लेवल में इसी को यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में जो सारे आपको एंगस्ट्रॉम दिखेंगे वो कैलकुलेट किसने किया है, हम फिजिक्स बेचारों ने कैलकुलेट किया है। अगेन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने देखा था, ये अगर हमारा अर्थ है, ये अगर सन है तो सन के अराउंड में जो हमारा अर्थ घूमता है ना, सन के अराउंड में जो अर्थ घूमता है तो सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल के रखे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमने मेजर भी किया है, ये बातें क्लियर है। फिर बात आता है लाइट ईयर का। तो लाइट देखो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करता है, लाइट 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार देखो, दैट इज 3 × 10⁸ बोल के रखा है। इसका मतलब क्या है, 3 × 10⁸, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको गिनेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, अच्छा मीटर को किलोमीटर में कवर करते चलो, 3 0 कट गए, किलोमीटर आ गए, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करता है। सोच सकते हो ना, 1 सेकंड कितना छोटा सा पल होता है, इसमें लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये होता है आपका लाइट का स्पीड। तो यही स्पीड से अगर देखो आपने लाइट जलाया, 1 साल तक अगर यही लाइट चलते रहे इस स्पीड से, वो जो डिस्टेंस कवर होता है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। आइडिया मिला ना, आपने लाइट को जलाया, एनी हाउ लाइट 1 सेकंड में कितना किलोमीटर कवर करता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये लाइट का स्पीड है। आपने इसी लाइट को जलाया, 1 साल तक ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। तो मैंने लिख के भी दिया है कि कितना होता है वो, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन ए 1 ईयर विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बातें क्लियर है। 1 किलोमीटर है, सॉरी मीटर नहीं है, किलोमीटर है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ये क्या होता है तुम्हारा, लाइट ईयर होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। अब देखो फिर एक और टर्म है पार्सेक। ये पार्सेक क्या होता है, यही सेम लाइट ईयर के जैसा है, ये भी हमें एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को नापने में मेजर करता है। दैट इज 3.08 × 10⁻16 मीटर, इसको हम 1 पार्सेक बोलते हैं, डन। इनको चाहो तो आप याद रख सकते हो। नाउ द मेजरमेंट ऑफ मास, बड़े बड़े मास देखो यार, ये जो हम लोग जो 1 kg यूज़ करते हैं ना, जो हमारा जो फीलिंग होता है ना 1 kg का, डन, वो एक मास है, वो किसी ने सेट करके रखा है स्टैंडर्ड। दैट इज़ ये जो 1 kg का जो एक बाट था ना, वो क्या हुआ, बनाया, किन्होंने बनाया था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। इन्होंने बोला कि उन्होंने देख के फिर देखा कि हाँ ये शायद 1 kg का हो सकता है, तो उन्होंने इस 1 kg के इस बाट को बनाया। बनाने के बाद क्या हुआ, सारे कंट्रीज़ में भेजा। उसी तरह हमारे इंडिया में भी भेजा गया था वो बाट। वो कहाँ पे रखा है फिलहाल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बाट जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने जो भेजा था, जो बाट बना के सारे कंट्रीज़ को, वही बाट हमारे इंडिया में रखा है। कौन से लेबोरेटरी में, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो दिल्ली में है। अब क्या करता है, हम उसी बाट को यूज़ करके उसके प्रोटोटाइप बनाते हैं, और उसी बाट को हम क्या करते हैं, जो मेजरिंग होता है ना, वो देखा होगा आपने, बाट में जो मैं बाट बोल रहा हूँ ना, बाट ये चीज़ है, वो अगर आप मच्छी या फिर सब्जी खरीदने जाओगे तो आपको ऐसा एक चीज़ दिखता है ना, जिसको तराजू में एक साइड में डाल के वो लोग बैलेंस करके नापते हैं, तो वही है बाट, मेरे हिसाब से उसी को हम बाट कहेंगे।
तो वो चीज़ किसने बनाया था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, उन्होंने बताया था कि ये जो अमाउंट है इसको आज से हम 1 kg बोलेंगे, डन। और उसको फिर बाकी सारे कंट्रीज़ में भेज दिया गया। तो हमारे पास इंडिया में वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखा है और उसी को हम रेफरेंस लेके उसके जैसे प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसको हम मार्केट में देते हैं। ये बातें क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज केजी तो ठीक है, अब एटम को जो मास है उसको कैसे मेजर करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कोई भी यूनिट को लेने पहला तो भाई वो बहुत ही डेली लाइफ में यूज़ होना, डन, और उसको ईजीली कोई रेप्लिकेट भी करना और उसका वो वेल डिफाइंड भी होना। तो हमने क्या बोला, हमने देखा हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं ना, ध्यान देना, हमारे आसपास में जो भी चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल क्या है, कार्बन। हम इंसान कार्बन से बना हुआ है, पेपर कार्बन, मेरा उंगली कार्बन, पेन के अंदर भी शायद है कार्बन। तो आसपास सबसे ज़्यादा अवेलेबल कौन था, कार्बन था। बातें क्लियर है। और अगर आप कार्बन का मास देखो, सिंपली थोड़ा केमिस्ट्री खेलते चलो, अगर आप कार्बन का मास देखो, कार्बन का मास तब तक ये निकाला जा चुका था, ठीक है, कार्बन का मास है बहुत पहले से निकाला गया था। कितना था, 12 था, 12 यू करके लिखते थे। कार्बन का मास 12 है। अगर आप स्टार्टिंग में देखते हो ना पीरियोडिक टेबल, तो कार्बन का मास 12 है। लेकिन एकदम स्टार्टिंग में कौन था, हाइड्रोजन, 1 यू। लेकिन आप चाहे तो स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हाइड्रोजन को सेट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों, हाइड्रोजन तो भाई एसिड का प्रॉपर्टी रखता है और वो इतना अनस्टेबल एलिमेंट है कि भाई जिसके साथ जुड़ता है उसको एसिडिक बना डालता है, नहीं तो भाई उसका ऑक्सीडेशन करवा देता है, डन। फ्रीली अवेलेबल कौन था, कार्बन था बेचारा, डन ना। वो ऐसे भी कुछ कर नहीं रहा था बेचारा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसे वैसे रहता है, हर जगह स्ट्रक्चर बनाता है, अवेलेबल है फ्री फोकट में। तो हमने क्या बोला कि हम लोग कार्बन के मास को अगर रेफरेंस माने, अगर आपको 1 एटॉमिक यूनिट लिखना है जो कि हाइड्रोजन का मास था 1 यू, तो आपको क्या करना होगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन। यहाँ पे हमने 1/12 क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखो जो कार्बन का अगर 12 kg है, समझो बातों को, अगर कार्बन का 12 kg है ना, कार्बन 12 kg है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 kg का होता है। आइडिया मिला, हाइड्रोजन होता है 1 kg का। अभी कार्बन आपके पास फ्रीली अवेलेबल है जो जिसका अमाउंट है 12 kg। अगर आप उसको 1 बोल दोगे तो भाई हाइड्रोजन को क्या बताओगे फिर, तो हाइड्रोजन को 1 बताने में दिक्कत होगा। आया बात समझ में। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि जो 12 kg वाला यूनिट है 12, इसको हमने डिवाइड में रखा और ऊपर में हमने 1 रख दिया। 1/12 का सिंपल यही मतलब होता है कि अगर आपको 1 एटॉमिक यूनिट लिखना है जो कि हाइड्रोजन का होता है, वो क्या होता है, कार्बन का जो भी मास है, कार्बन का अगर 12 kg मास है, उसका अगर आप 12th पार्ट में काट दोगे तो जो 1 kg मास मिलेगा वो तुम्हारा हाइड्रोजन का होता है, डन। क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास पहले ऊपर में था, अगर उसको 1 यूनिट मास आपको बताना है तो कार्बन का जो भी मास है, दैट इज अगर उसका 12 kg मास है तो उसका 1 भाग मास किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो 1 यूनिट हाइड्रोजन का मास है जो कितना है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन का जो भी मास है उसका अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते तो जितना मास बनेगा वो तुम्हारा हाइड्रोजन का मास है। इसीलिए इसको लिखा जाता है 1U = 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब कार्बन 12 को क्यों लिया, क्योंकि ये इनर्ट है, बाकी सारे रेडियो एक्टिव है, ठीक है। फिर से एक बार बोल देता हूँ कि यहाँ पे यूनिफाइड एटॉमिक मास में 1/12 क्यों लिखा गया था। क्यों, अगर हम लोग हाइड्रोजन का देखें जो कि सबसे छोटा है 1 kg है और कार्बन का 12 kg है, तो हाइड्रोजन का कितना मास, हाइड्रोजन के पास कितना मास है विद कंपेयर टू द कार्बन। कार्बन का अगर 12 kg है, उसको अगर हम लोग 12 पार्ट में काटेंगे तो जो एक पार्ट बनेगा वो पार्ट किसका है, हाइड्रोजन का मास का है, डन। इसीलिए लिखते हैं 1 एटॉमिक यूनिट = 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आइडिया आई थिंक क्लियर हो चुका है। और वो कितना होता है, वो इतना होता है, आप इसे याद रखोगे। अभी फिर से वही, अगर हम लोग मास का रेंज को मतलब मास के रेंज का बात करें तो सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का, डन, जो कि है 10⁻³ kg। आप सोच नहीं सकते इतना छोटा है। 1 kg को अगर आपको लिखना है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कितना होगा है। अगर आप 1 kg को, यहाँ पे देखो, अगर आप 1 kg, आपके पास 1 kg का एक अमाउंट होता है, ये बाट होता है 1 kg। इसको आपको कितने पीसेस में काटने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अगर आप उस 1 kg मास को, 1 kg इस बाट को अगर आप इतने इक्वल पीसेस में काटते हो ना, एकदम घिची करके इक्वल पीसेस में अगर आप काटते हो इस 1 kg मास को इक्वल पीसेस में, इतने, ये तो मुझसे पढ़ा भी ना जाए कितना अमाउंट है, डन। अगर आप इतने पीसेस में काटते हो तो जो आपको मास मिलेगा वो होता है एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जो कि अभी तक सबसे छोटा मास है। फिर आता है प्रोटॉन्स का, फिर आता है मॉस्किटो, आपने देखा होगा ना मच्छर, उसका मास। फिर हमने लिख दिया कि मून का मास जो कि 10⁻23 kg है। फिर हमने अर्थ का भी मास लिखा है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। जो अर्थ का मास है वो है लगभग 10⁻25 kg, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने जो अभी तक जो यूनिवर्स देखा है, हमारे नज़र में जो यूनिवर्स है, हमने उसका भी अप्रॉक्सीमेट मास निकाला है। तो मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो हम देख सकते हैं, उसका भी हमने एक अप्रॉक्सीमेट मास निकालने का ट्राई किया है, जो हमें लगभग 10⁻55 kg मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। डन है। तो आई होप मैंने आपका डेफिनेशन ये जो लिखते हैं ना कि 1 एटॉमिक यूनिट को 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स क्यों लिखते, क्लियर कर चुका हूँ। नहीं तो फिर से एक बार लास्ट में बता देता हूँ कि अगर आप देखो हाइड्रोजन जो कि सबसे छोटा है उसका 1 kg है। फ्रीली हमें नेचर में अवेलेबल क्या है, कार्बन अवेलेबल है जिसका एटॉमिक मास है 12। अगर आपको बताना है हाइड्रोजन कार्बन के कंपेयर में कितना भारी है, तो आप कैसे बताओगे? कार्बन का जितना मास है उसका एक भाग क्या रहेगा, हाइड्रोजन का रहेगा, दैट इज़ 1 एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, कार्बन के मास का 1 पार्ट। 12 पार्ट्स, अगर आप उसका 12 टोटल मास है उसमें से अगर 1 पार्ट को उठाओगे तो जो जितना मास होगा वही मास किसका होगा, आपका हाइड्रोजन का होगा। और यहाँ पे हमने कार्बन को ही क्यों चूज़ किया था, बिकॉज ए हर जगह अवेलेबल था, बहुत ही इनर्ट था और इसका आइसोटोप्स भी अवेलेबल है। और हाइड्रोजन को हमने क्यों चूज़ नहीं किया एज ए स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के टाइम, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक है, वो सिंपल फॉर्म में रहता ही नहीं है और तो डायटोमिक है। कार्बन सिंगल फॉर्म में रहता है, सी देखो कार्बन सी में रह सकता है, कार्बन अकेला सी में घूम सकता है, लेकिन हाइड्रोजन अकेला नहीं घूमता है, वो हमेशा जोड़ी बना के घूमता है। और अकेला घूमेगा तो किसी न किसी के साथ जाके दोस्ती कर लेगा। बेचारा कार्बन जिससे कोई दोस्ती नहीं करता है उसके साथ जाके उसके साथ जाके हाइड्रोजन लग जाता है। समझ रहे हो ना कि कितना ज़्यादा रिएक्टिव है वो चीज़। तो ये था हमारा रेंज ऑफ लेंथ मेजरमेंट ऑफ मास एंड ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं आई थिंक मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर नहीं हुआ तो बताना कमेंट में, एक और शॉर्ट वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर। और रेंज ऑफ लेंथ में आप इन चीज़ों को याद रखोगे, जैसे इंपॉर्टेंट होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, फर्मी कितना होता है। तो मैंने जितने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने बस उसी को लिख के रखा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मून का मास है, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रख सकते हो। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजर इन्होंने बनाया था, 1 kg का बार्ट सप्लाई किया था पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और इंडिया में यही चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है, वो जो बार्ट बनाया था वो है जाके नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि दिल्ली में है। डन। और एक चीज़, जो स्मॉल मासेस होते हैं ना उनको हम नापते कैसे हैं, उसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग कोई भी एटम को छोड़ देते हैं, उसका ट्रैजेक्टरी देख के, उसका जो ट्रैजेक्टरी होता है ना, मतलब वो जो उड़ के जाता है ना इस तरह करके, वो उड़ना क्या होता है उसके मास पे डिपेंड करता है। तो उसमें से हम लोग निकालते हैं कोई भी चीज़ का मास को। अगेन एक अप्रॉक्सीमेट तरीका है, इनडायरेक्ट मेथड है। डन। इसके ऊपर आपके बुक में ज़्यादा कुछ बात नहीं है, इवन क्लास 12 में भी आप मास स्पेक्ट्रोग्राफी नहीं करने वाले हो। डन है। तो आप बस इसको याद रखोगे। तो हम लोगों ने ऐसे निकाला था। तो यही था आज का वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।